देश की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो तस्वीर बन रही है उसमें एक अकेले मोदी बनाम कई दलों की मिलीजुली लड़ाई नहीं बल्कि दो महागठबंधनों के बीच चुनावी महासंग्राम होने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसके नए पुराने सहयोगी 38 दलों का गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए जो पहले से नाम था वो चल रहा है, लेकिन इधर दूसरी तरफ यूपीए का नया नाम हो गया है कांग्रेस और उसके साथ जुटे 26 दलों का महागठबंधन जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया गया है संक्षेप में। इनके बीच मुकाबला है। विपक्ष तो पहले से ही सबकी मिलीजुली ताकत से ही ताकतवर भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब भाजपा जो मोदी अकेला सब पर भारी की माहौल बंदी यानी नैरेटिव बनाकर मोदी बनाम सबके नारे के साथ में लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। अब विपक्ष की सामूहिक चुनौती का जवाब अपनी सामूहिक चुनौती से ही देना चाह रही है बीजेपी भी। हालांकि भाजपा नीति एनडीए बार बार विपक्षी गठबंधन इंडिया से सवाल जरूर पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले उनके पास नेता कौन है, चेहरा कौन है। बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं, तो आइए ऐसे में जान लेते हैं विपक्ष की तरफ से कितने नेता पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए दावा कर सकते हैं जो उस लायक दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार। नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही, लोगों ने कयास लगाए और मजबूत भी हो गया है कयास कि वो चेहरा हो सकते हैं और अभी भी कन्वीनर के तौर पर वो सामने आ सकते हैं मुंबई की बैठक में, क्योंकि वो जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे तो सवाल उठा कि वो ये शायद चाहते थे कि नाम के साथ साथ में कन्वीनर का नाम भी दे दिया जाए, गठबंधन का नाम ही नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दे दिया कि उनकी कोई नाराजगी नहीं, अफवाहें हैं, दुष्प्रचार है, वो पूरी तरह से विपक्षी एकजुटता के साथ है, बल्कि उन्होंने शुरुआत की है इस सबकी। विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता, यहां तक कि कांग्रेस ने भी कह दिया कि कोई ऐसी दौड़ में हम शामिल नहीं, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं। हालांकि नतीजे तय करेंगे, देखिए किसकी क्या ताकत रहती है, क्या बार्गेन बाद में होता है चेहरों को लेकर, ये बहुत ही माथापच्ची का काम है। पहले नतीजे क्या आते हैं, क्या बीजेपी को पूर्ण बहुमत से एक बार फिर रोक पाता है ये गठबंधन, बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है, प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक व्यक्तित्व है, चुनाव लड़ने का तरीका है, और क्या विपक्ष की यही स्थिति, अगर विपक्ष की यही स्थिति रहती है या बीजेपी एक बार भले ही थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करे लेकिन सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष में ये सवाल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष ज्यादा सीटें ले आता है और जोड़ तोड़ से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई देती है तो इसमें कौन बना रहता है, कौन हट जाता है, ये सारे समीकरणों को बदल कर रख देता है। और क्या बीजेपी के, क्योंकि एनडीए तो बना ही लिया है, अब एनडीए जब बना लिया जाता है तो इंडिया से भी कोई टूट कर आ जाएगा घटक दल, तो उसका स्वागत ही किया जाएगा ना। ये चुनाव के बाद होगा। अब कौन सा चेहरा होगा, इंडिया में शामिल 26 पार्टियां मुंबई में मुलाकात करने वाली हैं, इसलिए इनके सामने चुनौती रहेगी, कोई एक चेहरा नहीं है। इसी में तय होगा कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। अगली मीटिंग की तारीख फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन जगह मुंबई होगी, उद्धव ठाकरे ने भी स्पष्ट कर दिया था। नए गठबंधन को लीडर के अलावा भी कई चीजों पर सहमति बनानी है, जैसे सीट शेयरिंग, कॉमन कैंडिडेट, विधानसभा चुनाव में आपसी तालमेल, रीजनल पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं। फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल इस रेस में हो सकते हैं। एक एक करके इनको नामों को समझते। पहले राहुल गांधी। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद हैं। राहुल 2014 से ही इस प्रयास में लगे हैं, कांग्रेस इस प्रयास में लगी। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ। भाजपा के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में काफी खराब हुई। यही कारण है कि अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। फिर उनको सजा भी मिली है, सांसदी जा चुकी है, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हैं। अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो चुनाव लड़ भी पाते हैं कि नहीं, वो इस रेस में आ भी पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर रेस में आते भी हैं तो भी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कई नेता हैं, उनके चेहरे को लेकर बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। हालांकि आर फेवरेट अभी कहा है ममता बनर्जी ने बेंगलुरु में, जो उनके उस बयान से जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ट्रम्प कार्ड कहता था उससे बहुत इतर दिखाई देता है। तो राहुल गांधी है पहला नाम। दूसरा नाम नीतीश कुमार का है। बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार का नाम 2014 से ही उछल रहा है। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लग गया। बीच बीच में नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जमकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है और कन्वीनर के तौर पर उनका नाम आता है। फिर क्या प्रदर्शन उनका रहता है, सीटों की संख्या क्या है, सांसद कितने आते हैं, आरजेडी और जेडीयू की क्या आगे के समीकरण, बहुत सारी बातें हैं जो नीतीश कुमार के कैंडिडेचर को तय करेंगी।
ममता बनर्जी महिला चेहरा हैं, वो भी कई बार दौड़ में आ चुकी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक मजबूत उम्मीदवार दिखती हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर विपक्ष की तरफ से। ममता खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और गर्म हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी का विस्तार कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी हैं। पश्चिम बंगाल में उनके अगर सांसदों की संख्या अच्छी खासी आती है तो उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। बड़ा ही जो चर्चित नाम आया है, हाल के दिनों में उभर कर सामने आया है, वो है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब भी अब उनकी झोली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ इन दो राज्यों की वजह से नहीं, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल करने में वो कामयाब रहे हैं, उन्होंने उनके कैंडिडेचर को मजबूत किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारों की सूची में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और मजबूत हुआ है। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। अब उनका पूरा फोकस राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में कुछ भी अच्छा कर ले जाती है तो वो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर ले जाएंगे। हालांकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, सांसदों की संख्या पर डिपेंड करता है और बाद में समीकरणों पर डिपेंड करता है कि कौन चेहरा हो सकता है। लेकिन एक और नाम है अखिलेश यादव। हालांकि इस रेस में बहुत आगे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, सांसदों की संख्या और अखिलेश यादव की अपनी दावेदारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते ही हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। शरद पवार हैं, हालांकि अभी तो अपनी पार्टी की टूट फूट से ही जूझ रहे हैं। और भी बहुत सारे चेहरे आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हर एक चेहरे का ये सपना होता है कि वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आए। अच्छा, आपने देखा है HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, इनकी कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि बहुत सारे सांसद अपने साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन बने। सियासी समीकरण ऐसे बन जाते हैं। इस देश ने देखा है कि निर्दलीय भी जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आगे के समीकरण होते हैं जब गठबंधन की राजनीति की जाती है। फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गठबंधन कोई पार्टी नहीं होता है। इसमें अगर कोई, जैसे कि आप महाराष्ट्र का एक बड़ा एग्जाम्पल लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन फिर बाद में अपने अपने फैसले लेने की बारी आई तो शिवसेना अलग हो गई, महाविकास अघाड़ी बना ली उन्होंने। और इधर देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना को लंबे समय से एक ही माना गया, एक मजबूत गठबंधन माना गया, लेकिन नहीं रहा मजबूत गठ। तो इंडिया के साथ में जुड़े हुए इनके साथ जुड़े रहेंगे या एनडीए के साथ जुड़े हुए, दोनों के साथ में स्थिति रहेगी। किसकी कितनी सीटें आती हैं और कौन कहां पर जाकर किस तरीके का पद ले सकता है, मंत्रिमंडल में क्या पा सकता है, इस लिहाज से बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन ये कुछ चेहरे हैं जो इस रेस में आगे दिखाई देते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।